हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे कला के तत्वों के बारे में, जिसमें हम सभी कला के विविध प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रेखा चित्र के माध्यम से मैंने बहुत ही कम समय में सभी प्रश्नों को कवर करवाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। कला के जो तत्व हैं, कितने होते हैं कला के तत्व? कला के टोटल 6 तत्व होते हैं: रेखा, रूप, रंग, तान, धरातल, अंतराल। ठीक है। तो यहाँ पे जो रेखा होती है भारतीय चित्रकला में रेखा प्रधान चित्रकला है, भाव प्रधान चित्रकला है। रेखा के प्रकार होते हैं, एक सरल रेखा होती है, एक होती है वक्र रेखा। कौन कौन सी होती है? एक सरल रेखा होती है, एक होती है वक्र रेखा। सरल रेखा जो होती है एक दिशीय होती है, वक्र रेखा जो घूमी हुई रेखाएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं रूप पर। रूप क्या होती है? जब विभिन्न प्रकार की बहुत सारी रेखाएं, जैसे 1, 2, 3, 2 से अधिक रेखाएं जब मिलके एक उसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जैसे हम कह सकते हैं ट्रायंगल का हो गया, स्क्वायर का हो गया, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं, तो ये हमारी क्या है? किसी भी तरीके का रूप ले लेना, तो वो हमारी हो जाती है रूप में। और रूप में 2 पार्ट्स और आ जाते हैं, एक होती है सिमेट्रिक और एक होती है एसिमेट्रिक। सम्मिति, जिसे हिंदी में कहते हैं सममिति और कहते हैं असम्मिति। ये रूप की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर सम्मिति और असम्मिति 2 आ जाती है। सम्मिति सिमेट्रिक उसे कहते हैं जैसे कि हमने एक राउंड शेप ले लिया, इसको हम किसी भी भाग में काटेंगे, इधर से इधर से इधर से बराबर सम भागों में कट जाएगा। कहीं से भी काटेंगे आप, वो सम भागों में कट जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल फॉर ले लेते हैं, हम केतली ले लेते हैं। ठीक है, केतली ले लेते हैं या सुराही ले लेते हैं, जो भी, चलिए केतली ले लेते हैं। ठीक है। तो ये जो केतली हुई है, इसको हम अगर बीच से काटेंगे तो यहाँ पर इसका पोर्शन ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, मतलब ये सम डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका देखिए स्ट्रक्चर्स अलग है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। अगर इधर से काटेंगे तो यहाँ का भाग थोड़ा और कम है, वहाँ का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? एसिमेट्रिक कहलाता है। सिमेट्रिक वो होता है जो बराबर भागों में कट जाए, और एसिमेट्रिक वो होता है जो बराबर भागों में ना कटे। अब बात करते हैं तान की। तान क्या होती है? रंगत का हल्कापन और रंगत का गहरापन। इसे अच्छे से समझिएगा। जैसे रंगत है, एक हमने यहाँ पर कोई भी कलर ले लिया है, एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए हमने येलो ही ले लिया है। ठीक है। तो येलो जो कलर लिया है, यहाँ पर जैसे हमने इस येलो में सफ़ेद मिलाया है, तो यहाँ पर ये क्या होता चला जाएगा? इसमें सफ़ेद मिलाने पर रंग का कलर हल्का होता चला जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी हमारी? जब ये रंगत हल्की होती चली जाती है तो इसे हम कहते हैं टिंट। क्या कहेंगे? टिंट। ठीक है। और जब इसमें हम ब्लैक कलर मिला दें, अगर येलो में हम ब्लैक कलर मिलाएंगे तो ये डार्क होता चला जाएगा। और जब ये डार्क होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? शेड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इसे शेड कहते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है? तान कहलाती है, जो 2 प्रकार की हो जाती है। एक हो जाती है टिंट और दूसरी हो जाती है शेड। ठीक है। अगर हल्कापन की बात करते हैं तो टिंट आ जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। रंगत का हल्कापन किसे कहते हैं? टिंट को कहा जाता है। और रंगत का गहरापन क्या कहलाता है? शेड कहलाता है। जब हम शेड करते हैं ना, हमेशा जो आपका स्ट्रक्चर होता है आर्ट में, कोई भी आप स्ट्रक्चर देखिए, जैसे कोई भी फ्लावर हो गया सपोज दैट। ठीक है। कोई भी आपने अगर बनाया है, फ्लावर बनाया है, केतली बनाई, जो कुछ भी आपने बनाया है, हमेशा हर स्ट्रक्चर 2D होता है। कैसा होता है? 2D होता है। जब उसमें शेड करते हैं, टिंट करते हैं, तो हमारा उसका इफेक्ट जो कैसा हो जाता है? 3D हो जाता है। तो ऑलवेज हमारा स्ट्रक्चर जो होता है, कोई भी पिक्चर आप बना रहे हैं, वो हमेशा 2D होती है। उसके बाद उसमें शेड और टिंट यूज़ करने से वो 3D इफेक्ट देती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम धरातल पर। धरातल हमारा क्या है? पोत और वयन। ठीक है। पोत और वयन की बात करते हैं। पोत और वयन एक ही बात होती है। अगर हम इसके टेक्सचर कहें, धरातल कहें, पोत कहें, वयन कहें, तो ये हमारा सब क्या होता है? धरातल ही होता है, जो हम आर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे पेपर हो गया, अपना कोई भी कैनवास यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर पेपर लगाकर या लकड़ी का माध्यम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? धरातल कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार अब देखिए, जब धरातल ही नहीं होगा तो हम चित्र कहाँ पर चित्रित करेंगे? तो इसके अभाव में चित्र की रचना संभव नहीं होती है। धरातल का गुण कहलाता है। इसके आपको सभी नाम याद रखने हैं। क्या क्या कहा जाता है? धरातल कहा जाता है, पोत कहा जाता है, वयन कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? टेक्सचर कहा जाता है। ठीक है। तो ये चारों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो ये किसे कहते हैं? टेक्सचर किसे कहते हैं? धरातल को कहते हैं। पोत किसे कहते हैं? धरातल को। वयन किसे कहते हैं? धरातल को कहा जाता है। ठीक है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं अब अंतराल पर। अंतराल क्या होता है? अंतराल होता है कलाकार का कार्यक्षेत्र। कलाकार का कार्यक्षेत्र से तात्पर्य ये होता है, जैसे आप ये पेंटिंग बना रहे हैं। ठीक है। सपोज दैट ये पेंटिंग बना रहे हैं, तो आपको ये अंतराल का ख्याल रखना है कि ये चीज़ यहाँ से इतनी, यहाँ पर हमें कंप्लीट करनी है। ये हमारा इतना एरिया है जहाँ पर हमें पूरा जो स्ट्रक्चर है ड्रॉ करना है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंतराल। तो कलाकार का कार्यक्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? अंतराल कहलाता है।
और हमने अभी धरातल के टाइप नहीं पढ़े, एक बार बता देती हूँ। जो धरातल के टाइप होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राप्त लेखा आएगा, या फिर आएगा आपको प्रकृति, या कहे जाएगा नेचुरल। ठीक है, तो प्राकृतिक जो हमारा धरातल होता है वो हमें प्राप्त होता है लकड़ी से, पत्थर से और पत्तों से हम बनाते थे, जैसे प्रागैतिहासिक शिला भी इसका एक उदाहरण हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकंड नंबर का आता है अनुकृत। अनुकृत जो होता है नकली पत्ती शिला, नकली जो हम तैयार कर लेते हैं किसी की नकल करके। ठीक है, जैसे लकड़ी तो होती है लेकिन लकड़ी जैसा हमने कुछ और बना दिया, तो ये हमारा अनुकृत हो जाता है। तो अनुकृत नकली पत्तियाँ नकली शिला पे हम चित्रण करते हैं, ये अनुकृत कहलाता है। थर्ड आता है हमारा सृजित। सृजित में क्या होता है, जैसे कि हमने खुद से बनाया है, सृजित किया है, कागज़ हमने बनाया, कैनवास हमने बनाया, कपड़ा बनाया, इस पर हम चित्रित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे सृजित पोत होता है, ये अनुकृत पोत होता है, और एक होता है हमारे प्राप्त या प्रकृति के पोत। तो पोत के कितने प्रकार होते हैं, धरातल के कितने प्रकार होते हैं, टेक्सचर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ से आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है स्वर्णिम विभाजन की बात कर रहे थे हम। स्वर्णिम विभाजन जो है ग्रीक के यूनान यूक्लिड ने दिया था। भूमि बंधन सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज ने। इस स्थान निरूपण मोनोल्लास सोमेश्वर ने। स्थान जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्र सूत्र मार्कंडे मुनि। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर चित्र का विस्तार। चित्र का विस्तार जो है फैलाव अंतराल पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेखा के प्रकार। रेखा के 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं रेखा के? 7 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हमें अच्छे से याद रखना है रेखा के कितने प्रकार होते हैं। तो रेखा के 7 प्रकार होते हैं। क्षैतिज रेखा जो होती है, क्षैतिज रेखा है ये विश्राम अवस्था में होती है। ये क्षैतिज रेखा हो गई हमारी। ठीक है, विश्राम अवस्था में पड़ी हुई है, क्षैतिज रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लंबवत रेखा पर। लंबवत रेखा ऊर्ध्व रेखा हमारी कौन सी होती है? जो लंबवत रेखा होती है हम सीधी खींचते हैं, ये लंबा हो गया ना, तो ये लंबवत रेखा ऊर्ध्व रेखा कहलाती है। और किसका प्रतीक होती है ये प्रतीक होती है महत्वाकांक्षा भाव का। किसका होती है? महत्वाकांक्षा भाव का। जब भी हम अपनी आकांक्षाएं ऊंची रखते हैं तो हम क्या होते हैं, ऊपर से ऊपर लेवल पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? महत्वाकांक्षाओं का भाव है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कर्ण रेखा। कर्ण रेखा क्या कहती है? जो कर्ण रेखा होती है वो तिरछी होती है। कर्ण रेखा कैसी होती है? तिरछी। बन सके ये तिरछी रेखा होती है हमारी, कौन सी? कर्ण रेखा होती है। ठीक है, किसका प्रतीक होती है? व्याकुलता का, बेचैनी का होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक पुंजीय रेखा। एक पुंजीय में क्या होता है? एक हम पुंज बना लेते हैं, जैसे कि एक ये मेन सोर्स है, मेन सोर्स से विभिन्न प्रकार की जो रेखाएं निकल रही है, ये हमारी कौन सी कहलाती है? ये हमारी कहलाती है एक पुंजीय रेखाएं। और ये किसका प्रतीक होते हैं? स्वच्छंदता का। जब हम खुले दिमाग से सोच रहे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के थॉट, अच्छे थॉट हमें आते हैं और आगे से आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ये हमारी स्वच्छंदता को डिनोट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रवाह रेखा। प्रवाह रेखा का जो रूप मतलब होता है वो होती है गति करना। ठीक है, इस तरीके से गति का भी अप्स एंड डाउन, जिंदगी में सबके अप्स एंड डाउन आते हैं, तो ये हो जाती है हमारी प्रवाह रेखा। तो किसका प्रतीक है? ये गति का प्रतीक है। नेक्स्ट है चक्राकार। चक्राकार में क्या है? चक्राकार इस तरीके से गोल जब भी हम चलते हैं, मतलब किसी भी कार्य के लिए, तो लगातार करते रहते ये हमारी निरंतरता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये निरंतरता को दर्शाता है। कोणीय रेखा, ये कोणीय प्रवाह रेखा है। यहाँ हमने कर्णवत रेखाएं पढ़ी थी, ये हमारी कोणीय प्रवाह। कोणीय का मतलब होता है एंगल को डिनोट करना। ये एंगल बना रही है, इस तरीके से एंगल बनता है। जैसे ये लगभग बन जाएगा किसका? करीब 60 या 45 का मान लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके के एंगल को डिनोट करती है, या 90 एंगल, जैसे कि 90 डिग्री का एंगल, इस तरीके के ये एंगल्स को डिनोट करती हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं हमारी किसको प्रकट करती हैं? ये हमारी रेखाएं जो होती हैं असुरक्षा के भाव को प्रकट करती है। डायरेक्ट आपसे भाव पूछे जाते हैं। कर्णवत रेखाएं जो होती है किसका प्रतीक है? क्या शो करती है? तो व्याकुलता, बेचैनी को शो करती है। चक्राकार निरंतरता को, कोणीय प्रभाव असुरक्षा को शो करती है। ठीक है, तो ये हमें याद रख लेने हैं अच्छे से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रकार। रूप के प्रकार सम्मति असम्मति बढ़ चुकी है, सहायक असहायक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं भाव पे। भाव क्या है? रूप के मुख्य भाव कौन कौन से हैं? देखिए, जो त्रिभुज है सुरक्षा और विकास का, शाश्वत विकास का, सुरक्षा विकास का और शाश्वत और अशांति का प्रतीक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस पे वर्गाकार पे। वर्गाकार क्या कह रहा है? जो वर्गाकार है एकता, स्थायित्व और शक्ति का प्रतीक है। सॉरी, आयताकार जो है, आयताकार एकता, स्थायित्व और शक्ति का प्रतीक होता है। जो वर्गाकार है वो स्थिरता, दृढ़ता और नीरसता का प्रतीक है। गोलाकार है लावण्य, आकर्षक, सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। जो
ओवल शेप आ जाता है। ओवल शेप लावण्य, सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रतीक है। इस तरह पूछा जाता है, इससे चेहरा कौन सा होता है, तो अंडाकार ओवल शेप ही होता है। तो सारे कंप्लीट हो गए। त्रिभुज सुरक्षा का हो गया, आयताकार एकता स्थायित्व शक्ति का हो गया, और जो वर्गाकार होता है स्थिरता, दृढ़ता, नीरसता का है, और जो ओवल शेप राउंड शेप है वो लावण्य, आकर्षक और सुरक्षा शक्ति का है। ओवल शेप है लावण्य, सौंदर्य और सृजनात्मकता का। ठीक है, आप पढ़ते हैं रंग के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप सभी को याद ही होगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और जिसे याद नहीं है वो इसे अच्छे से याद कर ले। पेपर से यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रंगों की उत्पत्ति जो है किसने की है? रंगों की उत्पत्ति जो है आइजैक न्यूटन ने की है। किसने की है? आइजैक न्यूटन ने रंगों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा था कि रंग प्रकाश का गुण है। क्या है? उन्होंने कहा रंग क्या है? एक प्रकाश का गुण है। और बताया कि सूर्य में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जो हमें याद रखने हैं और हमें सीक्वेंस में याद रखने हैं। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे विब गौर से हमें याद रखना है, आप सभी को याद भी होगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रखना है। अगर हिंदी में कहें तो बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, और उसके बाद ऑरेंज है, नारंगी, यहाँ पर नारंगी है, बिंदी लगनी होनी चाहिए थी, नारंगी और लाल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रखने हैं इसके। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कि इसमें है वैज्ञानिक चक्र रंग। वैज्ञानिक चक्र रंग कितने होते हैं? मूल रंग 3 होते हैं इसमें, लाल, पीला और नीला। कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने होते हैं? मूल रंग पूछे तो हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक ये रेड, पीला, नीला और हरा। मूल रंग ओस्टवाल्ड चक्र में अगर हमसे पूछा जाता है तो 4 होते हैं, और वैज्ञानिक में पूछा जाता है तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, ओस्टवाल्ड में 4, वैज्ञानिक में 3 होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो मूल रंगों की, अब हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर जो है मूल रंग हमने पढ़ लिए, 4 होते हैं ओस्टवाल्ड में। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही लिखा है, इतना आपको याद करना है। कुल रंग अगर पूछ दिया जाए, मूल रंग है तो 4 है, कुल रंग कितने हैं? 8 है। कुल रंग कितने हैं? 8। रंगतें पूछ दी जाए तो 24 होती है। रंगतें कितनी होती हैं? 24 होती हैं। कितनी होती हैं? 24 होती हैं। और सन 1917 ईस्वी में ओस्टवाल्ड ने रंग चक्र दिया था। किसने दिया था? सन 1917 में ओस्टवाल्ड ने रंग चक्र दिया था। और ये आपको रंग चक्र में 8 होते हैं, अच्छे से याद रखने हैं। बैंगनी, नीला, हरा, पीला, धानी, उसके बाद आएगा नारंगी, और उसके बाद है लाल। ठीक है, तो ये इसके 8 रंग है। किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने दिया था 1917 में। तो यहाँ पर ये बस इतना आपको याद करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे मूल रंग थे 3 थे। यहाँ पर अगर हमसे कुल रंग पूछ दिए जाए तो यहाँ पर मूल रंग इतने हैं, तो कुल रंग हमारे कितने हैं? कुल रंग यहाँ पर 6 है। और कौन कौन से 6 है? बैंगनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है और लाल है। ठीक है, तो इतने हमारे वैज्ञानिक के अनुसार हैं। विरोधी रंग अगर पूछे जाते हैं तो एक दूसरे के अपोजिट जो पड़ते हैं, तो ये हमारे कौन से हो जाते हैं? विरोधी रंग। जैसे बैंगनी का धानी हो जाएगा, नारंगी का आसमानी हो जाएगा, लाल का हरा हो जाएगा, पीले का नीला हो जाएगा। तो ये आपको विरोधी रंग समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से इस चक्र में भी होगा। ठीक है, आगे हम समीपस्थ रंग की बात और कर लेते हैं। यहीं पर समीपस्थ रंग जो होते हैं, जैसे कि हमारा ये बैंगनी है, बैंगनी के पास का जो रंग पड़ रहा है लाल है, दूसरा जो पास का पड़ रहा है नीला है। तो ये आसपास के जो रंग पड़ते हैं तो ये समीपस्थ रंग कहे जाते हैं। अब इसी तरीके से नीले का देख लेंगे, नीले के पास में बैंगनी पड़ रहा है, यहाँ पर आसमानी पड़ रहा है, तो समीपस्थ रंग इसका क्या हो गया? बैंगनी और आसमानी। इस तरीके से आसमानी का नीला हो जाएगा, नीले का हरा हो जाएगा, हरे का क्या हो जाएगा? धानी और आसमानी, और धानी का हरा और पीला, और पीले का क्या हो जाएगा? धानी और नारंगी, नारंगी का क्या हो जाएगा? लाल और नारंगी का लाल और पीला, लाल का हो जाएगा नारंगी और बैंगनी। इस तरीके के आसपास के जो रंग होते हैं वो समीपस्थ रंग कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पर बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, ये आपको अच्छे से सीक्वेंस में याद रखने हैं। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब यहाँ पर हमने एक साइड से सूर्य बना लिया है। जो सूर्य है, हमारे सूर्य के पास के जो रंग होते हैं वो गर्म होते हैं। तो 3 रंग हमारे कौन से हो जाएंगे? ये गर्म हो जाएंगे, पीला, नीला और पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो ये हमारे कौन हो जाएंगे? रंग। बाकी जो सूर्य से दूर के हैं वो सभी हो जाएंगे ठंडे। इस तरीके से याद रख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर अग्रगामी और पश्चगामी की। अग्रगामी, यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट पीछे से सूरज बनाएंगे, और यहाँ पर जो आगे के रंग सूरज के पास होंगे वो होंगे अग्रगामी, और पीछे के जो रंग हो जाएंगे वो पश्चगामी कहलाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं, इसकी तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं। तरंग दैर्घ्य में क्या है? फिर से हमें वही सीक्वेंस लिखना है, और जो सूरज के पास का है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी, और
जो सूरज के सबसे दूर है उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। और कंपन गति बैंगनी की सबसे ज़्यादा होती है और लाल की जो कंपन गति होती है बहुत कम होती है, ठीक है। सूरज के प्रकाश से हमें गर्मी मिलती है और गर्मी से हमें क्या होती है, ठंड दूर होती है, ठंड दूर होती है तो हमें कंपन गति कम होती है, मतलब कंपन कम होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बाकी आप जैसा उचित समझें उस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, बस याद होना चाहिए। नेक्स्ट है पीले का प्रकाश, पीले में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है। बैंगनी हमारा कौन सा रंग माना गया है, राजसी रंग माना गया है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है, पीले में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। प्रकाश की मात्रा अधिक होती है किस रंग में, तो पीले रंग में होती है। राजसी रंग कौन सा होता है, तो बैंगनी रंग होता है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी कलर के बारे में। ये यहाँ पर समीपस्थ रंग बताए गए हैं, ठीक है, एक दूसरे के जो पास के, जो भी मैंने क्लियर कर दिया, ये समीपस्थ रंग है। आगे सेकेंडरी कलर हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे दो रंगों को मिलाकर, प्राइमरी हमारा कौन सा था, जो सिंगल एक रंग होते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी रंग जो है, दो रंगों को मिलाने से जो कलर बन जाएगा उसे कहेंगे हम क्या, सेकेंडरी कलर। जैसे नीला और पीला मिलाने से क्या बनेगा, हरा। पीला और लाल मिलाने से क्या बन जाता है, नारंगी। लाल और नीला मिलाने से क्या बन जाता है, बैंगनी। इसी प्रकार प्राइमरी कलर मूल, शुद्ध, आदर्श रंग कहे जाते हैं। शुद्ध रंग पूछ दिया जाए, आदर्श रंग पूछ दिया जाए, मूल रंग पूछ दिया जाए, प्राइमरी रंग पूछ दिया जाए, तो हमारे कौन कौन से होते हैं, लाल, पीला और नीला होता है। सेकेंडरी कलर अगर पूछा जाए तो हरा, नारंगी और बैंगनी हो जाता है। जो भी हमने देखिए, दो कलर के मिलाने से जो रंग बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी। टर्सरी रंग कौन सा होता है, जैसे रेसेट, सेटन और ऑलिव, ये हमारे कौन से होते हैं, टर्सरी रंग होते हैं। अब बात करेंगे विरोधी रंगों के बारे में। विरोधी रंग क्या है, वैज्ञानिक चक्र के जो आते हैं आमने सामने, ही मैंने आपको बता दिया था, जो आमने सामने पड़ते हैं, जैसे इस तरीके से इन दोनों के आमने सामने हैं, तो वो क्या होती है, विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे लाल का हो गया हरा, लाल का कौन सा हो गया, हरा हो गया। नीले का नारंगी होता है, पीले का कौन सा होता है, बैंगनी। समीपस्थ रंग अभी मैंने क्लियर कर ही दिया, फिर भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ। हरे का नीला और पीला हो गया, नारंगी लाल और पीला हो गया, लाल नारंगी बैंगनी हो गया, बैंगनी लाल और नीला हो गया, नीला और बैंगनी हरा हो गया। एक बार आप एक चक्र को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा रंग किसके पास है, एक चक्र आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर रेटिना। रेटिना के दो तंतु होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रेटिना जो हमारी आँख होती है, आँख में जो यहाँ आपको दिखाई देता है ना ब्लैक पार्ट, यहीं पे छोटा सा अंदर की तरफ आपको छोटा सा दिखाई देगा, पार्ट दिखाई देता है, जो सिकुड़ता और फैलता भी रहता है। वहाँ पर दो तंतु होते हैं, कौन से होते हैं, एक रॉड होता है, एक कौन होता है। रॉड जो होते हैं वो ब्लैक और वाइट्स होते हैं, जो कौन होते हैं वो कलर्स, सॉरी 1 सेकेंड, जो रॉड्स होते हैं हमारे ब्लैक और वाइट कलर को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जो कॉन्स होते हैं इससे हमें क्या दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर हमारे कॉन्स में कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है तो हमें ब्लैक और वाइट में ही दिखाई देता है। तो रॉड रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लैक एंड वाइट कलर के लिए, कॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए, ठीक है। इसी तरीके से जब ब्लाइंडनेस हो जाती है तब उसमें भी यही रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, तो वहाँ पर कॉन्स में दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर काले और सफ़ेद रंग की वर्णहीनता वर्ण शून्य तटस्थ रंग कहे जाते हैं। काले और रंग कैसे होते हैं, काले और सफ़ेद रंग जो होते हैं वर्णहीन वर्ण शून्य तटस्थ रंग कहे जाते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, अब भी कर लीजिएगा। काले और सफ़ेद रंग कौन से होते हैं, वर्ण शून्य होते हैं, तटस्थ रंग होते हैं, ठीक है। वर्ण शून्य से थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन ये शून्य होते हैं, ठीक है, याद रखना है। काले और सफ़ेद रंग कैसे होते हैं, वर्ण शून्य होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक वर्णीय रंग योजना मोनोक्रोम क्या कहे जाते हैं, मोनोक्रोम का मतलब ही होता है सिंगल, ठीक है। तो मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, एक वर्णी से एक, आपको समझ में आ रहा है, एक ही रंग को डार्क एंड लाइट करना, ठीक है, एक ही रंग को डार्क एंड लाइट करना। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी पेंटिंग बनानी शुरू की है, ठीक है, कोई भी हम यहाँ पर पेंटिंग बनाएंगे तो पेंटिंग में जैसे हमने यहाँ पर बहुत डार्क कलर लिया है येलो का, ठीक है, उसके बाद हल्का 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 स्लो 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 करते चले जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा चित्र अपना बना के तैयार कर देंगे। ये हमारी कौन सी पद्धति कहलाती है, मोनोक्रोम कहलाती है, ठीक है। तो एक ही रंग का प्रयोग करना। अब रंगों के गुण की बात करते हैं। रंग के जो गुण होते हैं, एक रंगत होती है, मान होती है और सघनता होती है। अब रंगत जो है हमारी, ये देखिए, एक हमने जैसे कलर लिया है, माना ये रेड कलर हमने लिया है, रेड कलर पे अगर हम वाइट कलर मिलाएंगे तो ये हल्का होता चला जाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, जब हल्कापन आता है तो टिंट कहलाता है। जब हम इसमें लाल में डार्क मिला देंगे, ब्लैक कलर मिला देंगे तो ये डार्क होता चला जाएगा, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, तान कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, तान कहलाती है। रंगत का गहरापन हमारा क्या कहलाता है, तान कहलाता है, शेड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हेक्स रंगों का प्रयोग किस में किया जाता है। तो हेक्स रंग जो होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं इंटरनेट में। हेक्स रंग किस में प्रयोग किए जाते हैं, इंटरनेट में। सबसे अच्छी रंग संगति कौन सी मानी जाती है, विरोधी रंग संगति मानी जाती है। सभी जेंट्स लोग लगभग देखेंगे आप कि विरोधी में ही पहनते हैं, पैंट का कलर अलग और वाइट शर्ट होती है, ब्लैक एंड वाइट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो ये जो हमारी होती है विरोधी रंगत सबसे अच्छी मानी जाती है। इस तरीके से आपको याद हो गया होगा। रंगत का हल्का व गहरापन क्या कहलाता है, टोन कहलाता है, ठीक है। रंग कौन कौन से होते हैं, रंग 3 प्रकार के होते हैं, खनिज होता है, प्राकृतिक होता है और रासायनिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रंगत के जो रंग होते हैं वो होते हैं प्राकृतिक, रासायनिक। जो खनिज रंग होते हैं जैसे मिट्टी से प्राप्त होते हैं,
खनिज रंग जो होते हैं मिट्टी से, खुदाई से बहुत सालों पहले जो चट्टानें दबी रह गई हैं, जैसे लापिस लाजुली हमें नीला रंग मिलता है, तो वो भी एक चट्टान से ही हमें रंग मिलता है। तो जो चट्टानें हैं प्राकृतिक मेड है, वहाँ से जो हमें मिलता है कलर, वो हमारा क्या कहलाता है? खनिज रंग कहलाता है। जैसे मिट्टी से मिल जाए, खुदाई से मिल जाए। प्राकृतिक रंग कौन से होते हैं? प्राकृतिक रंग वो होते हैं जो प्रकृति हमें दे रही है। प्रकृति हमें दे रही है कैसे? फूल और छाल, पत्ती इन सब से जो हम कलर बनाते हैं वो हमारे प्राकृतिक रंग होते हैं। रासायनिक रंग वो होते हैं जिसमें हम अपने केमिकल के थ्रू रंग बना रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्रिलिक हमारा एक तरीके से क्या हो जाता है? रासायनिक रंग ही हो जाता है। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और होते हैं ओपेक, अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी होते हैं, हम जिसके आसपास देख सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर आप शीशे को देख सकते हैं, देखने वाला शीशा नहीं, जो नॉर्मल शीशा होता है उसमें आर पार आप देख सकते हैं वो शीशे, ठीक है। और इस तरीके से हम ट्रांसपेरेंट समझ सकते हैं। और अपारदर्शी जो होते हैं जिसमें हम देख नहीं सकते, लकड़ी का कोई भी आप पट्टा उठा लीजिए, वहाँ से आसपास आप नहीं देख सकते, ये अपारदर्शी होता है, ठीक है। तो पारदर्शी और अपारदर्शी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो होते हैं पारदर्शी जो होते हैं ये जल रंग होते हैं। अपारदर्शी कौन से रंग होते हैं? अपारदर्शी होते हैं पोस्टर रंग, तैल रंग और वैक्स रंग, ठीक है। तो अपारदर्शी रंग कौन कौन से होते हैं? अपारदर्शी रंग होते हैं जो पोस्टर रंग होते हैं, तैल रंग होते हैं और वैक्स कलर कहे जाते हैं। कौन से? अपारदर्शी कहलाते हैं। ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं? जल रंग होते हैं। सॉरी, ट्रांसपेरेंट जो कौन से रंग होते हैं? जल रंग होते हैं, पारदर्शी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के थ्रू मैंने कवर किया है। ओपेक रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ओपेक रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? पीले में होती है। राजसी रंग कौन सा होता है? बैंगनी होता है। ज्ञान को प्रकट करने वाला रंग कौन सा होता है? नारंगी, ठीक है। और क्रोध और प्रेम में कौन सा कलर यूज होता है? रेड कलर यूज हो जाता है। अब हम करेंगे षडंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। षडंग, षडंग क्या है? षडंग में 6 अंग बताए गए हैं, ठीक है, ठीक है। अब कामसूत्र की देखते हैं। कामसूत्र जो है इसका जो सर्वप्रथम है अनुवाद किया गया है षडंग की टीका 600 ईस्वी पूर्व कामसूत्र लिखा गया था। किसने लिखा है? वात्सायन के द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र किसने लिखा है? वात्सायन ने लिखा है। और काम शास्त्र का जो किस पे आधारित है? कामसूत्र किस पे? काम शास्त्र पर आधारित है। कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है? यहाँ पर कलाएं जो दी गई हैं 64 कलाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। फर्स्ट संगति, फर्स्ट इसमें संगीत बताया गया है, लास्ट यहाँ पर व्यायाम बताया गया और चतुर्थ जो है हमारी चित्रकला को रखा गया है। तो प्रथम श्रेणी में संगीत है, सेकंड जो लास्ट में है व्यायाम है और फोर्थ पे हमारा आ जाता है चित्रकला। इसका सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया है? तो कामसूत्र का जो अनुवाद किया है वो यशोधर पंडित ने किया है। किसने किया है? कामसूत्र का अनुवाद यशोधर पंडित के द्वारा किया गया। अगर पूछ दिया जाता है कामसूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो वो कौन है? अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले हैं सर रिचर्ड्स बर्टन। कौन है? सर रिचर्ड्स बर्टन है। स्टेला क्रैमरिश जो है इसके चित्र सूत्र का अनुवाद किया गया है। स्टेला क्रैमरिश के द्वारा किसका किया गया है? चित्र सूत्र का अनुवाद किया गया है। अंग्रेजी में अनुवाद पूछा जाता है तो सर रिचर्ड बर्टन ने किया है। किसने किया है? बर्टन ने किया है। और स्टेला क्रैमरिश ने किसका अनुवाद किया था? तो स्टेला क्रैमरिश ने किया है चित्र सूत्र का अनुवाद, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट चलते हैं राजा रजकित। नेक्स्ट है जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम ने लिखवाया था। ये उनके काल में लिखा गया है। 11वीं शताब्दी में यशोधर पंडित ने कामसूत्र का टीका लिखा है। किसने लिखा है? जो टीका है कामसूत्र का जो टीका है किसके काल में लिखा गया है? जयसिंह प्रथम के काल में लिखा गया। किस शताब्दी में लिखा गया है? तो 11वीं शताब्दी में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? तो यशोधर पंडित ने लिखा है। किसने लिखा है? यशोधर पंडित ने लिखा है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? यशोधर पंडित ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? कामसूत्र का टीका विस्तृत व्याख्या किसने लिखा है? यशोधर पंडित ने। आगे प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में टीका कर रहे थे तभी चित्रकला के 6 अंगों की इन्होंने व्याख्या की थी। 6 अंग जो हमसे बार बार पूछे जाते हैं, 6 अंग कौन कौन से यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो 6 अंग हैं। 6 अंग है रूपभेदा, प्रमाण, भाव लावण्य योजना, सादृश्य वर्णिका भंग, इति षडंग, चित्र षडंग, ठीक है। तो ये इन्होंने बताए थे। कौन से? रूपभेदा, प्रमाण, भाव लावण्य, सादृश्य वर्णिका भंग। तो ये इनके 6 अंग इन्होंने बताए हैं। बार बार पूछे जाते हैं, सीक्वेंस भी पूछा जाता है इनका और इसके अंदर की डिटेल भी पूछी जाती है। नेक्स्ट हम क्लियर करेंगे इन्हें आगे चल के। तो रूप भेदा जो है इसमें विभिन्न रूप में भेद करना, जैसे 2 चेहरों में अंतर करना, ठीक है। ये कुत्ते का चेहरा है और ये दूसरा कुत्ता है उसका चेहरा है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 चेहरों में अंतर करना, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? रूप भेदा कहलाता है, दृष्टि का ज्ञान। ओके, अब आ जाते हैं आकृति का भेद करना। आकृति के भेद में क्या होता है? देखिए कुत्ता और बकरी लगभग सेम ही होते हैं, जैसे 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, कान होते हैं, नाक होते हैं। तो इस तरीके से आकृति में भेद करना। फिर भी उसमें जो होती है डिफरेंसेस होती हैं, वो डिफरेंसेस देखना, तो हमारी आकृति भेद में कहलाती है। जो रूप भेद की होती है, 2 कुत्तों में भेद करना, 2 इंसानों में भेद करना, ये हमारी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? रूपों में भेद, ठीक है।
नेक्स्ट चलेंगे प्रमाण पर। प्रमाण में क्या है, प्रमा शब्द से बना है, इसका अर्थ क्या होता है, माप या बनावट। क्या कहते हैं इसे, माप या बनावट कहा जाता है। तो माप किससे संबंधित है, प्रमाण से संबंधित है। 12 अंगुल का एक सर होता है, याद रखिएगा 12 अंगुल का एक सर होता है। इस तरीके से देखिए ये बनाया मैंने सर, ठीक है, ये देखिए ये सर है। इसको जब आप रखेंगे ये उंगलियां हैं आपकी, ओके, 1 2 3 4 ये उंगलियां हैं। इसी तरीके से आपकी ये 3 बार रखी जाएंगी। तो हमारी जो 12 अंगुल का होता है वो सर होता है, ठीक है। और एक ताल जो है मानव आकृति की माप की इकाई होती है, एक ताल, ठीक है। अगर पूरा भाग नापा जाएगा, सिर के 4 भाग के अकॉर्डिंग हमारा धड़ होता है। जैसे 12 ताल हो गई तो 12 अंगुल होगी, तो 12 अंगुल में एक ताल हो गई, ठीक है। जो एक ताल का हो गया हमारा सिर हो गया। तो एक ताल से जो 4 भाग होंगे वो हमारे मानव आकृति के हो जाते हैं। सिर का ये कितना होता है, 7.5 गुना होता है। कितना होता है, जो हमारा सिर का भाग हो जाता है, नीचे का पूरा धड़ हो जाता है, वो कितना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है। इसे मुख, केश, ललाट और नाक में बांटा गया है। जो सिर के जो 4 भाग हैं किसमें बांटे गए हैं, मुख, केश, ललाट और नाक में बांटे गए हैं। पाश्चात्य में ये 8 गुना होता है, ठीक है। और हमारे जो भारतीय में होता है 7.5 गुना होता है। भाव की बात करें, भाव जो है रस से संबंधित होते हैं। किसने दिया है, भरत मुनि ने दिया है। किसने दिया है भाव का सिद्धांत, भरत मुनि ने दिया है। इसमें प्रकट होते हैं भाव और कुछ होते हैं जो प्रच्छन्न होते हैं। प्रकट जो होते हैं जैसे खुशी, उल्लास, हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं, तो ये हमारे प्रकट होते हैं, दिखाई देने वाले भाव हमारे क्या होते हैं, भाव होते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है। छोटे बच्चों का छोड़ दें, अपना मतलब एक एडल्ट लेवल पर देखिए, हमें भूख लगी है, हमारे पेट में क्या चल रहा है, किस तरीके की एक्टिविटी हमारे अंदर हो रही है, तो वो हमें जो नहीं दिखाई दे रही है, जो हम शो नहीं करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रच्छन्न भाव कहलाती है। मतलब शो ना करना, तो ठीक है, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है वो होती है, हमारा भाव हो गया। लावण्य योजना में क्या है, बाह्य सौंदर्य के व्यंजक होती है। कांति, सुंदरता और सुंदर बनाना। जैसे सुंदर तो है और सुंदर बना लिया, जिस तरीके से कोई स्त्री है, स्त्री बहुत ही सुंदर, थोड़े आभूषण और वो जड़ ले तो और सुंदर लगती हैं, ठीक है। इसी तरीके का पुरुषों का है, ठीक है, बढ़िया लग रहे हैं, अच्छी तरीके से अपनी मांग एकदम बढ़िया वैक्स लगा के की हुई है, दाढ़ी वाड़ी सेट है, तो उसे सुंदर और बनाना, अपने चेहरे को और सुंदर बनाना। या इसी तरीके से प्राकृतिक दृश्य में सुंदरता है, थोड़ा और सुंदर बनाना। एक्समैक्स ट्री का देख लीजिए आप उदाहरण, तो वहाँ पर ट्री बहुत सुंदर है लेकिन उसे हम सजा दे जाके और सुंदर बना लेते हैं, ये हमारी लावण्य योजना कहलाती है। क्या कहलाती है, लावण्य योजना। सुंदर तो है, सुंदर को और सुंदर बना लेना, ठीक है, तो ये लावण्य योजना है। सादृश्य में क्या है, दृश्य जैसा देखा वैसा ही बना दिया हमने, वो कहते हैं सादृश्य, हूबहू चित्रण कर देना, सादृश्य कहलाता है। वास्तविक सादृश्य देखकर, काल्पनिक जो होता है, जैसे मैंने सोचा, मेरे दिमाग में कोई थॉट आया, मैंने उसे सोचा और सोचने के बाद जैसा थॉट आया था टोटल मैंने उसको ड्रॉ कर दिया, ओके। और जो वास्तविक है, जैसे मैंने देखा था वास्तविक में इस तरीके का था, ठीक है, तो वो मैंने वहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक सादृश्य। वर्णिका भंग में क्या होता है, वर्णिका भंग जो होते हैं, वर्ण प्लस अंग, वर्ण तुलिका का ज्ञान होना जरूरी है, वर्ण का जो वर्णिका भंग कहलाता है, ठीक है। वर्ण मतलब होता है कलर, तो कलर का, और तुलिका मतलब होता है ब्रश, इन दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ये हमारे वर्णिका भंग के अंतर्गत आते हैं। ताल से संबंधित क्या होता है, देखो ताल से संबंधित है, एक बालक है 5 ताल का, कुमार है 8 का, मानव है 10 का, भयानक ताल होती है 12 की, राक्षस होती है 16 की। तो इस तरीके से ये ताल आपको याद कर लेने हैं। बालक 5 है, कुमार 8 है, मानव 10 है, भयानक 12 है, राक्षस 16 है, ठीक है। कैंडा क्या होता है, कैंडा प्रमाण से संबंधित होता है, प्रमाण जो है वो कैंडा के नाम से भी जाना जा रहा है। तो कैंडा किससे से संबंधित है, कैंडा है प्रमाण से संबंधित है। तुलिका किससे, तुलिका को तंदूक भी कहते हैं, तंदूक को क्या कहते हैं, ब्रश भी कहा जाता है, ठीक है। तुलिका को तंदूक भी कहा जाता है, तंदूक को ब्रश भी कहा जाता है। भरत मुनि के रस का सिद्धांत, भरत मुनि के रस का सिद्धांत किसने दिया है, मतलब रस का सिद्धांत किसने दिया, भरत मुनि ने दिया। उन्होंने कितने रस दिए थे, तो मुझे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछी जाती है, 8 होती है, ठीक है। जो भरत मुनि थे भारत के प्रथम सौंदर्य शास्त्री थे। अभिनव गुप्त के अनुसार अगर रसों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, 9 होती है। यहाँ पर इन्होंने एक रस और जोड़ दिया था, कौन सा रस जोड़ दिया था, शांत रस और जोड़ दिया था, ठीक है। तो याद रखना इसका डिफ्रेंसिएशन। अभिनव गुप्त जो है, अभिनव गुप्त के अनुसार कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है, और भरत मुनि के अनुसार कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। अब हम बात करेंगे मूर्ति की भंगिमा के बारे में। जो मूर्ति की भंगिमा है, समभंग होता है सीधा शरीर, हमने सीधी सीधी मूर्ति बना दी है, ठीक है। जो हमने ज़्यादा वैसी हो गई है, थोड़ा सा मूर्ति का शेप दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने ये मूर्ति बना दी है, ठीक, बिल्कुल सीधी सीधी हमने ये मूर्ति बना दी, ओके। सीधा शरीर हो गया। अब हम इसमें अगर हमने एक मोड़ ला दिया, ठीक है, जब हम इसमें एक मोड़ ला देते हैं, इस तरीके से इसमें हाथ में मोड़ ला दिया या फिर इसके कमर में मोड़ ला दिया, गर्दन में, इस तरीके से जब एक मोड़ लाते थे ये क्या कहलाती है, अभंग कहलाती है। इस तरीके से जैसे ही हम 3 मोड़ ला देते, 3 मोड़ ला देंगे, 3 मोड़ हो जाती है नर्तकी, पद्मपाणि, बोधिसत्व, कृष्ण और चोलकालीन जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो सभी इसमें आ जाती हैं।
ठीक है, तो 3 मोड़ वाली हो गई, नर्तकी की हो गई 3 मोड़ की। आगे 3 से ज़्यादा की, जो 3 से ज़्यादा की होती है अतिभंग कहलाती है। 3 से ज़्यादा क्या होती है? अतिभंग होती है। नटराज की मूर्ति इसमें देखने को मिलती है। लगभग मोस्टली हमें किसमें मिल जाती है? 3 मोड़ में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 से ज़्यादा कौन सी हो जाती है? तो नटराज की मूर्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वात्स्यायन ने कामसूत्र की चित्रकला के लिए आलेख रूप का प्रयोग किया है। भारतीय शिल्प के षडंग के रचयिता के रचयिता कौन है? अविनाश टैगोर है। 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग किसने लिखी है? ये लिखी है अविनाश टैगोर ने। कब? 1921 में। ठीक है, नेक्स्ट है, कामसूत्र की पहली बार अनुवाद किसने किया है? कामसूत्र का पहली बार अनुवाद किया है यशोधर पंडित ने। अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया है? सर रिचर्ड बर्टन ने। कब? 1883 में। षडंग का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो स्टेला क्रैमरिश के द्वारा किया गया है। और चीनी षडंग का किसने किया है? तो वो किया है सीहो ने। तो याद रखना, ये सारे मैंने एक पॉइंट इकट्ठे किए हैं। यहाँ पर जो चीनी षडंग है सीहो का है, अंग्रेजी भाषा का अनुवाद है स्टेला क्रैमरिश का। ठीक है, तो यहाँ पर कामसूत्र का पहली बार अनुवाद यशोधर पंडित का। अंग्रेजी में कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? सर रिचर्ड बर्टन ने किया है। कब किया है? 1883 ईस्वी में किया है। अब आते हैं संयोजन के सिद्धांत पे। संयोजन के सिद्धांत जो कौन कौन से होते हैं? ये 6 या 7 माने जाते हैं। प्रवाह होता है, प्रमाण होता है, प्रभाविकता होती है, सहयोग होता है, सामंजस्य होता है, संतुलन और परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो ये संयोजन के सिद्धांत है। अनुभव के आधार पर संयोजन किया जाता है। सौंदर्य तत्व इसमें यहाँ पर अनिवार्य होता है। कलाकृतियों के तत्वों का संयोजन है। कलाकृतियों में तत्वों का संयोजन होता है। ठीक है, तो प्रमाण का मतलब होता है कौन सी चीज़ हमें छोटी बनानी है, कौन सी हमें बड़ी बनानी है, ये हमारी माप होती है। ठीक है, जिस पे हमें फोकस करना है उस चीज़ को हमें बड़ा बनाना है, जो हमें धुंधलापन दिखाना है उसको हमें छोटा दिखाना है, दूर दिखाना है। इस तरीके से ये पूरी की पूरी हमारी प्रमाण की बात हो जाती है। संतुलन क्या है? सबसे अनिवार्य तत्व होता है दृष्टिगत भार, दृष्टिपटल और दृष्टि प्रभाव से संबंधित है। एक समान वस्तु के दोहराव के चित्रों को क्या कहा जाता है? लय या प्रभाव कहा जाता है। प्राथमिकता क्या, प्रभाविकता क्या है? एक ही चित्र को एक रास्ता से बचाती है। प्रभाविकता आकृति की पुनरावृत्ति लय प्रभाव से संबंधित है। सहयोग विषय से संबंधित होता है। सामंजस्य कहानी में बड़े या छोटे होते हैं। प्रमाण में क्या है? आकृति का बड़ा या छोटा होना। आगे बात करें कि घन की। घन में क्या है? घन इस तरीके का घन दिखाई देता है। कितने आयाम होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। बहुत पूछा जाता है ये घन के कितने आयाम आप देख सकते हैं, तो कितने आयाम देख सकते हैं आप? 3 आयाम देख सकते हैं। और अगर फिर भी थोड़ा बहुत घुमा के अगर क्वेश्चन पूछना चाहे, दृष्टि के तल से ऊपर देखेंगे तो 2 दिखाई, दृष्टि के तल से जब नीचे देखेंगे तो कितने दिखाई देते हैं? हमें 3 दिखाई देते हैं। दृष्टि के तल से नीचे हमें 3 दिखाई देते हैं और दृष्टि के तल के ऊपर हमें कितने दिखाई देते हैं? 2। परिप्रेक्ष्य या प्रोस्पेक्टिव या क्षय वृद्धि क्या होती है? परिप्रेक्ष्य, प्रोस्पेक्टिव और क्षय वृद्धि दूरी और निकटता का प्रभाव दर्शाने में मदद करती है। ठीक है, यही होती है 2 आयामी धरातल और 3 आयामी प्रभाव हम इसमें ला सकते हैं। चित्र हमेशा 2D होता है जिसमें केवल 3D का अभाव लाया जाता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों जब हम मेंशन कर दें तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? 3D हो जाता है। इटली के पुनर्जागरण काल में परिप्रेक्ष्य की शुरुआत मानी जाती है। किसने की है? किसे? मैसिचो ने कहा है, पाओलो चेलो ने कहा है। परिप्रेक्ष्य के प्रकार क्या होते हैं? इस तरीके का देखिए परिप्रेक्ष्य होता है, रेखीय होता है, एक वाव्य होता है। रंगों के प्रभाव से दिखाया जाता है जब कौन सी पास है चीज़, कौन सी दूर है। तो इस तरीके से जब हम रंगों के माध्यम से दिखाते हैं तो हमारा क्या होता है? वो कहलाता है हमारा वाव्य परिप्रेक्ष्य। और जब हम रेखा के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो हमारा वो क्या कहलाता है? रेखीय प्रभाव कहलाता है। परिप्रेक्ष्य को जब हम रेखा के माध्यम से दिखाते हैं तो क्या होता है? रेखीय परिप्रेक्ष्य। और जब हम उसे कलर के माध्यम से दिखाते हैं तो हमारा क्या होता है? वाव्य परिप्रेक्ष्य होता है। कला के कितने तत्व होते हैं? कला के 6 तत्व होते हैं। कला के कितने सिद्धांत अंग होते हैं? 6 होते हैं। संयोजन के सिद्धांत कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो सभी 6 होते हैं। ठीक है, कला के तत्व भी, कला के अंग भी और संयोजन के सिद्धांत भी 6 माने गए हैं। कई 7 भी संयोजन के सिद्धांत देखने को मिलते हैं, लगभग 6 माने गए हैं। नेक्स्ट है माध्यम एवं परिविधियाँ। इसमें क्या है? माध्यम में जो देखेंगे हम चित्र, मूर्ति, छापा चित्र है, मूर्ति है, छापा चित्र है, ये प्रविधियाँ हैं। शुष्क विधि और आर्द्र विधि। शुष्क विधि को हम क्या कहते हैं? चूर्णित विधि, धूली चित्र, डस्ट पेंटिंग कहा जाता है। आर्द्र विधि गीली विधि कहलाती है। इसमें प्रविधिया में क्या है? काम करने का तरीका कहलाता है प्रविधियाँ। शुष्क में क्या है? शुष्क जो है, शुष्क में आती है पेस्टल आती है, रंगोली आती है, सांची आती है, चौकपूर्णा आती है, अल्पना आती है। ठीक है, अब हम आगे इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। जो सांची कहाँ की कला है? मथुरा की, यूपी मथुरा की। चौकपूर्णा यूपी की है। अल्पना किसकी है? पश्चिम बंगाल की है।
और ये आर्द्र में है, शुष्क में नहीं है, ये आर्द्र में है, ठीक है। अल्पना पश्चिम बंगाल की केस में है, ये आर्द्र में है। और सर्वोच्चतम माध्यम पेस्टल में सर्वोच्चतम माध्यम होता है भूरा खुरदरा कागज, इसमें यूज़ किया जाता है। ब्रश इसमें नहीं यूज़ किया जाता है। रेंगन का कार्य किया जाता है। फरतास पद्धति यूज़ की जाती है, और ये जो फरतास पद्धति है किसने की थी है, मैक अंस ने। लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। फिक्सेटिव की खोज इन्होंने ही की है। 20वीं शताब्दी में पेस्टल रंगों की खोज की गई थी और एडगर देगा ने इसकी खोज की थी। 20वीं शताब्दी में पेस्टल रंगों की खोज किसने की है, एडगर देगा ने की है। अब आर्द्र की बात करेंगे, शुष्क हमने देख लिए। आर्द्र में क्या है, टेम्परा, जल रंग, तैल रंग, एक्रिलिक रंग और एनकास्टिंग, ठीक है। आर्द्र में टेम्परा, जल रंग, तैल रंग, एक्रिलिक और एनकास्टिंग, ठीक है। इतावली शब्द से है, जैसे इतावली शब्द से मजबूत करना होता है। अपारदर्शी रंगों का में पायस मिलाया जाता है। अपारदर्शी रंगों में पायस मिलाया जाता है, जिसे बाइंडर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे बाइंडर के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो अंडा यूज़ करते हैं और दूध यूज़ करते हैं, शहद भी यूज़ करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। अंडा यूज़ करते हैं, दूध यूज़ करते हैं, शहद यूज़ करते हैं, गोंद यूज़ करते हैं, अलसी का तेल यूज़ करते हैं। लेखक वसारी टेम्परा शब्द सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया था। और जो मोस्टली हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, होते तो सभी हैं ये बाइंडर के लिए यूज़, लेकिन जो बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है वो माना जाता है अंडा और दूध। खनिजों में पूछें तो अंडा माना जाएगा, और अगर रासायनिक में पूछा जाता है तो दूध माना जाता है। बाइंडर के लिए यूज़ किए जाते हैं ये, ठीक है। हिरोशिमा मंदिर जापान में टेम्परा माध्यम में वहाँ पर भित्ति चित्र बने हुए हैं। लेखक वसारी ने टेम्परा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। और जो पायस होते हैं कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं ये देखते हैं। पायस जो होते हैं, पायस को ही बाइंडर कहा जाता है। दीवार के भित्ति चित्र पर, कागज, स्फूर चित्र पर, कपड़े पर, कास्ट पर, ठीक है। चूने से निर्मित दीवार भित्ति चित्र सेबल प्लस ब्रिसिल तुलिका मतलब होता है ब्रश, अच्छी मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, ब्रिसिल सेबल पूछी जाती है, सेबल तुलिका अच्छी मानी जाती है, ब्रिसिल तुलिका भी अच्छी मानी जाती है। दोनों में से आ जाए तो सेबल ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। टेम्परा माध्यम में रंगों का मिश्रण धरातल पर संभव नहीं होता है। गीला होने पर जल में ये घुलनशील हो जाते हैं, इसलिए सूखने पर ये कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। अब जल रंग की बात करते हैं। जल रंग जो है हमारे पारदर्शी, खोज इसकी किसने की है, 13वीं शताब्दी में पॉल सैंडबोर्ड ने खोज की है। हस्त निर्मित कागज का प्रयोग किया जाता है, हैंडमेड पेपर प्रयोग किया गया है। 13वीं शताब्दी में पॉल सैंडबर्न ने खोज की है किसकी, जल रंग की, ठीक है। हस्त निर्मित कागज का प्रयोग किया है। लाइट टू डार्क पारदर्शी कलर यूज़ किए हैं। और जल रंग में हाईलाइट दिखाने के लिए हम खाली स्थान छोड़ देते हैं। तो हाईलाइट दिखाने के लिए हम किस रंगत में रंग छोड़ देते हैं, तो जो खाली स्थान छोड़ देते हैं जल रंग में छोड़ देते हैं। खाली जगह को क्या कहा जाता है, वर्जिन स्पेस कहा जाता है। अब जल रंग की शुरुआत पूछी जाती है, भारत में कब हुई है, तो कंपनी शैली के समय में जल रंग की शुरुआत हुई है। इसे डैनियल बंधुओं ने जल रंग की शुरुआत की है, ठीक है। अगर तैल की शुरुआत की जाती है तो मानी जाती है जॉन वॉन आइक के द्वारा मानी जाती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है जल की, तो जल जो मानी जाती है कंपनी शैली के समय की मानी जाती है, डैनियल बंधुओं ने शुरू की थी। दृश्य चित्रण में ये माहिर थे। भारत में वॉश पेंटिंग की शुरुआत किसने की है, ध्रुवन ने की है, ठीक है। दो के की है सॉरी, ठीक है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं, वॉश पेंटिंग की शुरुआत किसने की है, ध्रुवन ने की है, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसे क्या कहते हैं, ध्रुवन विधि कहते हैं। और ये किसने की है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ओके। रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। जल रंग में अपडेट करके वॉश बनाई गई है, जल रंग को अपडेट किया है उससे ही वॉश बनाई गई है। तैल रंग की बात करें तो तैल रंग जो हमारे हैं ऑयल कलर कहलाते हैं। ये हमारे कैसे होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, ठीक है। ये अपारदर्शी होते हैं। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की है, खोज की है यहाँ पर हॉलैंड ने 15वीं शताब्दी में नीदरलैंड में की है। आइक बंधुओं ने की है, जॉन आइक ने, वॉन आइक ने इनकी खोज की है। पहला चित्र तैल रंग में बनाया है, मेमने की आराधना। कौन सी, मेमने की आराधना बनाया गया है। सर्वप्रथम भारत में जो तैल चित्रण का प्रयोग किया गया है टिली कैटल ने किया था, ठीक है। इसमें तैल रंग ईजल कैनवास का इन्होंने प्रयोग किया है सर्वप्रथम भारत में। राजा रवि वर्मा जो है प्रथम भारतीय थे जिन्होंने तैल पद्धति में काम किया है। तो किन्होंने किया है, राजा रवि वर्मा ने। यहाँ इनके जो विषय रहे हैं, एक तो भारतीय, और शैली इनकी जो रही है वो है मध्यम शैली में प्रयोग किया है इन्होंने। धरातल यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है, कैनवास पर इन्होंने चित्र बनाए हैं। डार्क टू लाइट कलर का यूज़ किया गया। ऑयल शीट, हार्ड बोर्ड का और कास्ट का प्रयोग किया है। रंग में क्या है, तैल रंग में कौन कौन से जो ऑयल यूज़ किया जाता है, लिंसेड ऑयल और अलसी का तेल और तारपीन का तेल यूज़ किया जाता है। कौन कौन से किए जाते हैं, तो किए जाते हैं, एक लिंसेड ऑयल यूज़ किया जाता है, अलसी का किया जाता है, तारपीन का यूज़ किया जाता है। चीड़ के पेड़ से प्राप्त होने वाली लीसा से, चीड़ के तेल से प्राप्त होने वाली तारपीन का तेल जो यूज़ किया जाता है, जो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है।
चीड़ से प्राप्त होने वाली लीसा से होता है पोस्ते के दाने का यूज़ करते हैं हम इसमें। तेल प्लस मोम रंग का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एनकास्टिंग कही जाती है जो चमक के लिए यूज़ किया जाता है। एक्रिलिक रंग जो होते हैं सबसे आधुनिक माध्यम है ये एक्रिलिक रंग। ठीक है, जो हमें पैलेट देखते हैं, पैलेट में एक जगह दिखाई देती है हमें, जिस तरीके का ये पैलेट है। देखिए ये पैलेट होता है जो कलर करने के लिए, यहाँ पर छोटे छोटे कलर रखने के लिए होता है। और एक ये बड़ा सा दिखाया जाता है, ये जो बड़ा डिपर होता है, यहाँ जो डिपर का यूज़ होता है या तेल रखने के लिए यूज़ किया जाता है। जब तेल माध्यम में हम कलर करते हैं तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, तेल रखते हैं। ठीक है, तो ये जो डिपर है किसके लिए होता है, तेल रखने के लिए होता है और इसे क्या कहा जाता है, डिपर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे एक्रिलिक रंगों के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है, ओपेक रंग भी कहा जाता है या कह सकते हैं अपारदर्शी रंग भी कहा जाता है। इसकी खोज किसने की एक्रिलिक रंगों की? सबसे पहले सर्वप्रथम फ्रांस के सैंडिएटर्स द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 20वीं शताब्दी में की गई थी। लैटिन पूल ग्रुप के द्वारा किया गया है। सबसे नवीनतम और आधुनिक माध्यम है। जल्दी ये सूख भी जाते हैं, जल्दी ना सूखने के लिए इसे रेटेड भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, एकदम से ना सूखे इसलिए थोड़ा सा रेटेड यूज़ कर दिया जाता है। तेल प्लस मोम को हम क्या कहते हैं, एनकास्टिंग कहा जाता है। एक्रिलिक रोजन की खोज जो की गई, एक्रिलिक रेजन की खोज की है, किसने की है? डॉक्टर ओटो रूहम ने। भारत में सबसे पहली बार किसने यूज़ किया है? तो सतीश गुजराल ने किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कौन सा? सबसे पहले किसने यूज़ किया है? तो वो किया है सतीश गुजराल ने। स्केच को क्या कहा जाता है? खसरा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्या है? स्केच को खसरा भी कहा जाता है। शीघ्रता से किया जाने वाला रेखांकन क्या कहलाता है? स्केच या खसरा। ठीक है, स्केच हमारा क्या होता है? एक रेखीय गुण होता है जो तुरंत ही देखा और हमने 10-20 मिनट में तैयार कर देते हैं बना के, वो हमारा क्या कहलाता है? स्केच कहलाता है। चित्रों में गोलाई, छाया एवं प्रकाश के माध्यम से हम दिखाते हैं। तो जो मुगल थे, मुगल काल में जो थे, पर्दास यूज़ किया जाता था। पर्दास कह सकते हैं मुगल काल में इसे, छाया प्रकाश का जो दिखाया जाता था, प्रभाव दिखाया जाता था, उसे मुगल काल में पर्दास कहा जाता है। स्फूतो जो है चिरोस्कोरो यूरोप में कहा जाता है। लियोनार्डो दा विंची ने इसका प्रयोग किया। मोनालिसा पेंटिंग में इसका यूज़ किया है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम बिंदु पर्दास, जो मुगल शैली में यूज़ किया जाता है। एक तो बिंदु पर्दास यूज़ किया जाता है, एक किया जाता था खत पर्दास। बिंदु पर्दास में क्या है, हम बिंदु रख के उसमें जो दिखाते हैं, शेडिंग दिखाते हैं बिंदु रख के, वो हमारी क्या कहलाती है? बिंदु पर्दास कहलाते हैं। जिस तरीके से, इस तरीके से हमने बहुत सारी शेडिंग कर दी है, तो यहाँ पर हम इतनी शेडिंग कर देंगे। ये बिंदु के माध्यम से जो हम शेडिंग कर रहे हैं, ये बिंदु है। ठीक है, एक हिसाब से सपोज कीजिए बिंदु है। बिंदु के माध्यम से हम उसका उठा हुआ चेहरा और झुका हुआ चेहरा शेडिंग जो दिखाते हैं, वो बिंदु पर्दास कहलाती है। जो खत पर्दास में क्या होती है, जब हम लाइनों का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से बहुत सारी पेंटिंग आपने देखी होगी, यहाँ पर एक वो पेंटिंग बना देते हैं और पीछे पीछे लाइनिंग कर देते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? खत पर्दास कहलाती है। छाया प्रकाश को इसके माध्यम से दिखाना। तो ठीक है, दोनों ही आई होप क्लियर हो गया होगा। ये एक बार ये और चीज़ देख लीजिए। ये तो बिंदु पर्दास हो गया, ये होगी हैचिंग और ये हो गई क्रॉस हैचिंग। हैचिंग में क्या होती है? सिंगल लाइन होती है। इस तरीके की लाइन जो हम खींचेंगे ये हैचिंग कहलाती है। जब इसी में क्रॉस लाइन और खींच दी जाती है तो ये क्या हो जाती है? क्रॉस हैचिंग हो जाती है। ठीक है, नाम ही उसका है क्रॉस हैचिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद समझ आ गया होगा कि ये बिंदु और ये हो गई हैचिंग और ये हो गई क्रॉस हैचिंग। अब आ जाते हैं हम स्टेपरिंग पर। स्टेपरिंग का क्या मतलब होता है? छिड़काव करना होता है। स्टेपरिंग का मतलब टूथ ब्रश द्वारा रंगों का स्प्रे किया जाता है, रंगों का छिड़काव किया जाता है। अब ब्लोन ब्लास्ट क्या कहलाता है? ब्लोन ब्लास्ट किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े पूछते जाते हैं, एक बार याद रखिएगा इन्हें। क्या है ये? ब्लोन ब्लास्ट जो है धरातल में रंग की बूंद को फूंक मार के फैलाना। धरातल में, जैसे हमने कोई ये कैनवास लिया है, 1 सेकेंड, ठीक है, ये कोई हमने ले लिया है, यहाँ पर हमने एक बूंद रखी है अपनी कलर की। ठीक है, इसको जब हम फूंक मार के जब पूरे में इस तरीके से फैला देते हैं तो वो हमारा क्या कहता है? ब्लोन ब्लास्ट। क्या कहलाता है? ब्लोन ब्लास्ट कहलाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लेंडिंग पे। ब्लेंडिंग में क्या है? दो रंगों में कोमलता रंग को तुलिका पर मिलाना कहलाता है। ठीक है, ये जो हमने इस तरीके से लिया है, यहाँ पर हमने 2 रंग रखे ऊपर ही, जिस पर हम फिगर बना रहे हैं, ये 2 रंग रखे और दोनों रंगों को हम ब्रश के माध्यम से वहीं पर मिला के कलर करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ब्लेंडिंग कहलाता है। फरताज में क्या होता है? इसमें फरताज में पेंसिल से कागज़ के नीचे रखकर जो वस्तु की आकृति बनाई जाती है, जैसे कि किसी भी कागज़ के नीचे हमने जैसे छोटे पे सिक्का रख लेते थे या कुछ भी, ऊपर से जो हम शेडिंग करते थे इस तरीके से, और जो भी हमारा नीचे का जो चित्र है वो बन के उभर आता था, जो उभर के आया हुआ चित्र था वो हमारा फरताज कहलाता है। ठीक है, खोज इसकी किसने की थी? मैकन्स ने की थी। स्पंजिंग क्या कहलाता है? स्पंज द्वारा दीवार पर टेक्सचर बनाना हमारा क्या कहलाता है? स्पंज कहलाता है। माउंटिंग क्या है? जल रंग कागज़ को गीला करके उसके चारों तरफ टेप लगा देना। कोई भी देखिए हम पेंटिंग बना रहे हैं, जैसे ये हम पेंटिंग बनाने जा रहे हैं और इसमें हम सोच रहे हैं कि आसपास का हमारा जो एरिया जो है वो कवर है, यहाँ पर हमने चारों तरफ पेंटिंग लगा दी, वो टेप लगा दी और यहाँ पर हमने अपनी पेंटिंग बना ली है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही पेंटिंग कवर हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो आसपास जो हमने लगाया था टेप को हटा देंगे और ये हमारी पेंटिंग यहाँ पर
निकल आएगी। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कहलाती है, माउंटिंग कहलाती है। हैंडकास्टिंग में क्या है, हैंडकास्टिंग तैल रंग में मोम मिश्रित करके दोनों को गर्म करके प्रयोग चित्रों में किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है, ये चमक लाने के लिए किया जाता है। सैंगुइन क्या होता है, रेखा के लिए लाल रंग की चौक का यूज़ करना। ग्लेजिंग क्या होते हैं, ग्लेजिंग जो होते हैं ये होते हैं अपारदर्शी रंगों में पारदर्शी परत चढ़ाना, ये हमारी ग्लेजिंग कहलाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इम्पेस्टो। इम्पेस्टो का मतलब क्या होता है, इम्पेस्टो जो होती है चाकू की सहायता से रंगों को लगाना। ये मोटी परत लगाई जाती है, किसके सहायता से लगाई जाती है, चाकू की सहायता से लगा दी जाए या स्पैचुला की सहायता से लगा दी जाए, तो ये हमारी क्या कहलाती है, इम्पेस्टो कहलाती है। आला प्राइमिंग क्या है, चित्र को एक बार में ही पूर्ण कर देना। चित्र को एक बार में ही हम पूर्ण कर दें तो क्या कहलाती है, हमारी आला प्राइमिंग कहलाती है। इसकी जो होती है कोंटोन ओनली होती है, प्रत्यक्ष चित्रकला टेक्निक का इसमें यूज़ किया जाता है। और इस स्क्रम्बलिंग क्या है, इसमें ड्राई ब्रशिंग का यूज़ करते हैं। अपारदर्शी रंगों के ऊपर सूखे ब्रश से रंग लगाना, पारदर्शी परत चढ़ाना, स्क्रम्बलिंग कहलाते हैं। जेनर क्या है, जनमानस के चित्र। बाटिक क्या है, कपड़ों पर चित्रण की विधि को कहा जाता है बाटिक। बाटिक बहुत बार पूछा गया है। बाटिक क्या है, कपड़ों पर चित्रण की विधि कहलाती है। मोम वैक्स का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, क्या कहलाती है, बाटिक कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे तुलिका ब्रश। ठीक है, ब्रश तुलिका। तुलिका को तिंदुक भी कहा जाता है और कुची भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुलिका कहा जाता है, ब्रश कहा जाता है, तिंदुक कहा जाता है और कुची कहा जाता है। ठीक है, कुछ नेचुरल ब्रश होते हैं। जो नेचुरल ब्रश बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, जैसे गिलहरी की पूंछ के जो बाल होते हैं उससे बनाए जाते हैं। ठीक है, सुअर के बालों से बना दिए जाते हैं, घोड़े के बालों से बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो ब्रश बनाए जाते हैं वो नेचुरल ब्रश होते हैं। आदि मानवों द्वारा नरकुल का यूज़ किया जाता था। जो ब्रश के लिए वो यूज़ करते थे वो नरकुल का यूज़ करते थे। ये तो टिपर मैंने एक बार बता ही दिया है। ये होते हैं पेंट रखने के लिए। ये जो छोटा सा गड्ढा है इसमें हम ऑयल रखते हैं, ऑयल पेंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, डिपर कहा जाता है। सिंथेटिक ब्रश है, कैसे होते हैं, सिंथेटिक मशीन द्वारा जो बनाए जाते हैं। पानी ये कम सोखते हैं, ये पानी ज़्यादा सोखते हैं और ये पानी कम सोखते हैं। नेचुरल ब्रश पानी ज़्यादा सोखते हैं, ये कम सोखते हैं। ये तेल और एक्रिलिक में अच्छा होता है और ये जल रंग में अच्छा होता है। नेचुरल ब्रश किस में अच्छा होता है, जल रंग में। और सिंथेटिक ब्रश किस में अच्छा होता है, तेल रंग में अच्छा होता है। किसके द्वारा सिंथेटिक ब्रश बनाए जाते हैं, तो बनाए जाते हैं वो मशीन के द्वारा। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा राउंड ब्रश होता है और एक होता है फ्लैट ब्रश। जो राउंड ब्रश होता है जो आपने देखा होगा इस तरीके से, ये बाल वाला, ये होता है हमारा राउंड ब्रश। ठीक है, फिल्बर्ट ने खोजा है, जल रंग में इसे अच्छा यूज़ माना जाता है इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश भी हमने यूज़ किए होंगे आप सभी ने। 1 सेकेंड, ये रहे फ्लैट ब्रश, इस तरीके का होता है। ये आगे ये निकला हुआ, ठीक है, ये सब पूरा हमारा क्या होता है, ये फ्लैट ब्रश होता है। चपटे किनारे वाली तुलिका कही जाती है। तेल रंगों और एक्रिलिक रंगों के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब पेंसिल के बारे में पढ़ते हैं। हम ब्रश पढ़ लिए, ब्रश के बाद है पेंसिल। पेंसिल किसका शब्द होता है, पेंसिल लैटिन भाषा का शब्द है। खोज किसने की है, इंग्लैंड के H.L. फेबर ने की है। किसके द्वारा की गई है, इंग्लैंड के H.L. फेबर के द्वारा की गई है। कब की गई है, 1662 ईस्वी में की गई है। ठीक है, पेनिसिल्स और पेनिकलम भी कहा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पेंसिल का पूंछ होता है। पहले जानवरों की पूंछ के बाल से ब्रश बनाकर प्रयोग किए जाते थे, इसे क्या कहा जाता है, पेंसिल। पेंसिल के प्रकार जो होते हैं, पेंसिल के प्रकार होते हैं लीड, ग्रेफाइट, कोयला प्लस चिकनी मिट्टी को बना के ये बनाई गई थी पेंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हार्ड ब्लैक है, पहले ये पेंसिल देख लेते हैं। ये हमारी पेंसिल है जिसके बीच में ये लीड ग्रेफाइट की बनी होती है और इसके ऊपर जो हम लकड़ी यूज़ करते हैं वो सिडार की सबसे अच्छी मानी जाती है। इस सिडार की लकड़ी इस पर यूज़ की जाती है। और ये हार्ड ब्लैक यहाँ पर लिखा होता है, हार्ड ब्लैक है, ब्लैक है। ठीक है, उस तरीके से ये पेंसिल हो गई। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी है। ये रही बीच में हार्ड ब्लैक। हार्ड ब्लैक से इस तरफ जाते हैं तो ये है ब्लैक, फिर और ब्लैक, फिर और ब्लैक, फिर और ब्लैक। इस तरीके से HB, 2B, 4B, 6B, इस तरीके से ब्लैकनेस इसकी बढ़ती चली जाती है। और जब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो इसमें हार्डनेस बढ़ती जाएगी। H, फिर 2H, फिर उसके बाद 4H, फिर उसके बाद 8H, इस तरीके से पेंसिल हमें मिलती है। तो ये हार्ड होती है। ये कैसी होती है, ये ब्लैकनेस में अधिक होती है। तो पेंसिल जो होती है, नॉर्मल साइज़ पूछा जाता है उसका क्या होता है, 19 सेंटीमीटर से 7.5 इंच होता है। सर्वश्रेष्ठ जो पेंसिल मानी जाती है वो मानी जाती है HB पेंसिल। कौन सी पेंसिल सबसे अच्छी मानी जाती है, हार्ड ब्लैक पेंसिल सबसे अच्छी मानी जाती है। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, मैग्नेथिस के द्वारा लिखी गई थी। मौर्यकालीन स्तंभ, मौर्यकालीन स्तंभ जो है हेंग सांग हर्षवर्धन जब भारत आया था तो उस समय जो उनकी बुक है उसमें उन्होंने 15 स्तंभों का उल्लेख किया है। ठीक है,
कहाँ से आए? मिर्ज़ापुर चुनार नामक बलुआ पत्थर खादान यूज़ की गई है। देखिए इसको जो मौर्य कालीन में जो स्तंभ है, ये जो बनाने के लिए, स्तंभ बनाने के लिए कहाँ से ये जो मटेरियल लाया गया था? कहाँ से? मिर्ज़ापुर के चुनार नामक, मिर्ज़ापुर से लाया गया था। मिर्ज़ापुर कहाँ पर है? यूपी में। यहाँ से जो बलुआ पत्थर लाया गया था, चुनार नामक बलुआ पत्थर लाया था। 40 से 50 फुट ऊंचे पत्थर ये लाए गए थे। एकाश्म पत्थर थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उस पर उत्कीर्ण कार्य किया है। जो भी उन्हें आकृतियाँ बनाई थी, उन्हें आकृतियाँ बना के और जहाँ पहुँचाना था वहाँ जाके सीधा उन्होंने वहाँ पर खड़ा किया। काफ़ी टफ काम होगा ये। चमकदार और पॉलिश इस पर यूज़ की गई है। ईरानी प्रभाव इसमें दिखाई देता है। पिलर बनाने की परंपरा ईरान में ही शुरू हुई थी। स्तंभ के चार भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 भाग देख लेते हैं हम। ये है ऊपर पशु रखा हुआ है, ये यहाँ पर चौकी होती है, ये अवांगी कमल माना जाता है, ये पूरा का पूरा अविष्ट है, वष्टि है। भाषा प्राकृत यूज़ की गई है यहाँ पर और लिपि इसमें ब्राह्मी है और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसप ने इसे पढ़ा था। मौर्यकालीन स्तंभ कैसे थे ये देखते हैं। मौर्यकालीन स्तंभ जो मध्य प्रदेश में सांची में यहाँ पर जो स्तंभ खड़ा हुआ है सांची में, उसमें 4 सिंह है। यूपी में सारनाथ में 4 सिंह है। संकीसा में 1 गज है। गज मतलब हाथी है, ठीक है। वहाँ पे जो बना हुआ है स्तंभ, वहाँ पर उसमें क्या है? 1 गज है। यहाँ पर 1 गज है और इनमें क्या है? सारनाथ में 4 हाथी हैं, ठीक, 4 सिंह है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है बिहार का। बिहार में रमपुरवा में 1 बैल मिलता है। जो भी स्तंभ है वहाँ पर, जो रमपुरवा में स्तंभ है वहाँ पर 1 बैल मिलता है। कहाँ पर रखा हुआ है? राष्ट्रीय भवन संग्रहालय में रखा हुआ है। और जो रमपुरवा 2 है वहाँ पर 1 सिंह मिलता है, जो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में रखा हुआ है। लौरियाचंद जो है इसमें लौरिया नंदनगढ़, यहाँ पर 1 सिंह मिलता है जिसमें मयूर, उड़ते हुए हंस, और ये उसकी जो साइज़ है कितनी है? 9.7 मीटर की है। वैशाली में मिलता है हमें 1 सिंह वाला स्तंभ, ठीक है। नेपाल लुम्बिनी में हमें क्या मिलता है? एक अश्व मिलता है। उड़ीसा कलिंग में धोलावीरा हाथी मिलता है। सारनाथ में सारनाथ का अशोक स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉयन कैपिटल या सिंह शीर्ष यहाँ पर है। अब देखिए इसकी डिटेल पढ़ते हैं हम। क्या है? भारत का नेशनल एल्बम कहा जाता है इसे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सत्यमेव जयते। इसे मंडूक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से लिया गया है। संस्कृत भाषा यूज़ की गई है। जो लिपि यूज़ की गई है वो देवनागरी लिपि यूज़ की गई है। चुनार बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया है। चमकदार पॉलिशदार। यहाँ पर 4 शेर हैं, पीछे के पैर से खड़े हुए हैं, पीछे के पैर से बैठे हुए हैं। कैसे हैं? बैठे हुए हैं चौकस पर, ठीक है। चौकी इसकी जो है पशु आकृतियाँ हैं। यहाँ पर जो चौकी में पशु आकृतियाँ बनी हुई हैं, कौन कौन सी बनी हुई हैं इसका आपको सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? हाथी की, घोड़े की, बैल की और सिंह की। किस किस की बनी हुई है? हाथी, घोड़े, बैल और सिंह की, ठीक है। हाथी, घोड़े, बैल और सिंह की बनी है। ऐश्वर्य का प्रतीक है। हाथी किसका प्रतीक है? ऐश्वर्य का। घोड़ा किसका है? साम्राज्य विस्तार का प्रतीक है। और जो बैल है किसका है? उर्वर का। सिंह किसका है? निर्भीकता का, ठीक है। तो हाथी किसका है? ऐश्वर्य का। घोड़ा किसका है? साम्राज्य का। बैल किसका है? उर्वरक का। और सिंह किसका है? निर्भीकता का, ठीक है। और पशुपति की मोहर पे अगर पूछ दिया जाता है कि पशुपति की मोहर पर क्या क्या बना हुआ है, तो पशुपति की मोहर पे बना हुआ है हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा, ठीक है। इसकी जो हाइट देख लेते हैं 7 फीट की है। ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर की है। चक्र इसमें 24 सीलियाँ हैं, धर्म चक्र है। और यहाँ पर जो दूसरा बना हुआ 2 चक्र बने हुए हैं उसमें 32 सीलियाँ। एक बीच में जो बना हुआ है उसमें 24 है। एक जो पीछे की तरफ बड़ा बना हुआ है उसमें 32 सीलियाँ बनाई गई है, उसे महाचक्र कहा जाता है। इसे 24 सीलियों को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट है स्तंभ का प्रभाव। स्तंभ का प्रभाव किसका है? ईरानी का माना जाता है। एक ईरानी है, एक है पूर्णतः भारतीय, ठीक है। ये पूर्णतः भारतीय है स्तंभ जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, पूर्णतः भारतीय। ये किसने कहा है? वासुदेव शरण अग्रवाल ने ये कहा है। और इन दोनों के डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। ईरानी जो बने हुए थे स्तंभ, वो जॉन स्तंभ ने इसकी व्याख्या की है। और इन्होंने क्या कहा है? जॉन मार्शल है, पर्सी ब्राउन है। ईरान का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है जो स्तंभ है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है? जो स्तंभ बनाए हुए हैं भारतीयों ने, वहाँ पर क्या है? ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। किसने कहा? इस मत ने मार्शल ने, पर्सी ब्राउन ने कहा है, ठीक है। स्तंभों में ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। और भारतीय जो है वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है ये पूर्णतः भारतीय है। अब डिफरेंसेस क्या है? ये है नालीदार, गिरीदार बना हुआ है। यहाँ पर देखिए इस तरीके के ग्रिप बने हुए हैं। भवन का हिस्सा है, ये भवन में लगे हुए थे। और मानव की आकृतियाँ यहाँ पर अंकित है। जैसे हमारे में पशु पंछियों की आकृतियाँ अंकित है, यहाँ पर मानव की आकृतियाँ अंकित है। और यहाँ पॉलिशदार बने हुए हैं। इसके ऊपर पॉलिश की गई है, सॉरी इसमें जो पॉलिश है इसमें पॉलिश नहीं है और इसमें पॉलिश
की गई है। ये चमकदार नहीं है, ये चमकदार है। अब देखिए ये एकाश में बने हुए हैं, पूरे के पूरे इसमें क्या है, एकाश में। जो ईरानी थे यहाँ पर ज्वाइंट मिलेंगे आपको, जो हमारे यहाँ बने हुए थे वो एकाश में थे, चिकने थे, सपाट थे और बिना किसी आधार के बने हुए। 2-3 नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट सीधा खड़ा किया गया, एकाश पत्थर से बनाया गया है। पशु की आकृतियाँ मिलती हैं और हमें यहाँ ईरानी में किसकी मिल रही थी, मानव की आकृतियाँ मिल रही हैं। और ये पॉलिशदार थे, भारतीय जो थे पॉलिशदार थे, लेकिन सबसे पहले बने थे कहाँ पर, ईरान में बने थे, इसलिए ये कहते हैं ईरानियों की नकल है। तो ठीक है, तो इसमें हमें अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि स्तंभों में किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो हमें ईरानी का एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से लगा देना है। किसका प्रभाव दिखाई देता है, ईरानी का दिखाई देता है। अभी बहुत सारे विविध के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके लिए ये कितना हेल्पफुल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन, धन्यवाद।